गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम लोग फिर से कंटिन्यू हिंदी को आगे पढ़ेंगे। हम लोग 3 चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं, ये चौथा चैप्टर है जो कि चैप्टर का नाम है लाल पान की बेगम। क्या नाम है चैप्टर का? लाल पान की बेगम। चौथा चैप्टर है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा इस कहानी के लेखक को जानते हैं, जो कि है फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम लोग कहानी को अच्छा से पढ़ेंगे। बहुत अच्छा कहानी है लाल पान की बेगम। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म औराही हिंगना नामक गांव, जिला अररिया, बिहार में हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ। कब हुआ था? तो 4 मार्च 1921। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गढ़बनैली, सिमरबनी, अररिया और फारबिसगंज में तथा माध्यमिक शिक्षा विराटनगर, नेपाल विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय से हुआ। रेणु ने 1942 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि 1942 में कौन सा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। उसमें एक प्रमुख सेनानी के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। बोलते 1950 ईस्वी में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ सशस्त्र क्रांति और राजनीति में सक्रिय योगदान किया। नेपाल में वहाँ के जनता राणाशाही से उनके दमन और अत्याचारों से इन्होंने मुक्ति दिलाया और वहाँ जा कर के इन्होंने सशस्त्र क्रांति किया और राजनीति में सक्रिय योगदान किया। वे दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। वे दमन और शोषण के खिलाफ रहे अपना जीवन भर। आजीवन का मतलब जीवन भर। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने, सत्ता के दमन चक्र जो करते हैं उनके ये विरोधी थे। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। और इसी बात के लिए इन्हें पद्मश्री की उपाधि से का त्याग कर दिया था। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में इन्होंने पद्मश्री की उपाधि का त्याग कर दिया था। इन्हें पद्मश्री का उपाधि मिला था, लेकिन उसका इन्होंने क्या किया? त्याग कर दिया। फिर 11 अप्रैल 1977 को इनका देहावसान हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गया। हिंदी कथा साहित्य में जिन कथाकारों ने युगांतर उपस्थित किया, उनमें फणीश्वर नाथ रेणु एक है। उन्होंने कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि विधाओं को नई ऊंचाइयां दी। उनकी प्रमुख जो कृतियां हैं, मैला आंचल, परिकथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, पलटू बाबू रोड, ये उपन्यास है। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की मांग, एक श्रावणी, दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, ऋण जल, धन जल, बंद तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये संस्मरण है। नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज, ये सब इनका ही लेखनी है। हिंदी में रेणु का वास्तविक उदय 1954 हुआ। हिंदी में इनका वास्तविक उदय कब हुआ? 1954 में। प्रकाशित बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल से, कहाँ से? मैला आंचल से हुआ। 1954 से बहुत पहले, यानी कि 1936 में ही उनकी पहली कहानी बट बाबा एक साप्ताहिक विश्वमित्र में छप चुकी थी। बट बाबा एक साप्ताहिक था
जो कि विश्वामित्र में छप चुका था। महिला आंचल ने हिंदी साहित्य में आंचलिकता को एक परिभाषिक का जो चित्र खींचा है वह अमिट छाप छोड़ जाता है। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान ग्रामोत्थान की ओर गया। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हमारे देश के नेताओं और जो भी कार्यकर्ताओं थे उनका ध्यान कहाँ गया? गांव के उत्थान, गांव के विकास की ओर गया। रेणु ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांवों को संपूर्ण अंतर्विरोधों और अंगड़ाई लेते हुए चेतना को जीवंत कथा रूप दिया। इन्होंने भी गांव के विषय में उनके अंतर्विरोधों को बहुत अपने कथा में इन्होंने जगह दिया। उनके गांव में एक तरफ पुरातन जड़ता और नवीनता का गत्यात्मक की टकराहट है। उनके गांव में प्राचीन विचारधारा और नवीन विचारधाराओं के बीच में टकराहट है। विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों का अंतर्विरोध है। कई राजनीतिक पार्टी है, दल है जिनका की विरोध है। बिरादरीवाद की कड़वाहट है। बिरादरी का मतलब जाति होता है। जाति को लेकर के लोगों में कड़वाहट है। तो दूसरी तरफ उनके बीच बजती हुई लोक संस्कृति की शहनाई भी है। तो दूसरी तरफ जब कोई भी पर्व त्यौहार आता है तो सभी लोग आपस में मिलजुल करके उस संस्कृति का सेलिब्रेशन करते हैं, मनाते हैं। तो कहते दूसरी तरफ ये भी तो है। प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम, जो हम लोग पढ़ेंगे उस कहानी का नाम है लाल पान की बेगम। ग्रामीण परिवेश की कहानी, एक गांव की कहानी है। नाच देखने के लिए, दिखाने के लिए, नाच देखने और दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग रेशे की गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव में किस तरह नाच देखने और दिखाने के समय उस समय के रंग रेशे को बहुत ही गहरी संवेदना के साथ इस कहानी में उन्होंने प्रकट किया है। गांव में लोग बाग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष, गांव में लोग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, राग विराग रखते हैं, आशा निराशा हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं, उसकी जीवंत वानगी है लाल पान की बेगम। गांव में लोग कैसे एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में घूर्णन में बंधे हैं, उस बात को लाल पान की बेगम की कहानी में बहुत अच्छा से दिखाया है फणीश्वरनाथ रेणु ने। आइए हम लोग शुरुआत करें। लाल पान की बेगम। बोलते हैं कि क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? पहला लाइन क्या है? क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? आगे है, बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुड़ रही थी। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचा खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। कोई बाहर से आवाज़ देता है बिरजू की माँ को, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? तभी बिरजू की माँ उस समय क्या कर रही है, तो शकरकंद छील रही थी, उबाल कर बैठी थी। और तभी 7 साल का एक लड़का बिरजू, क्या नाम था उनका, बिरजू, वो शकरकंद मांगता है। और तभी बिरजू की माँ उसे शकरकंद के बदले 1-2 तमाचे जड़ देता है और वो बिरजू आंगन में लोट पोट करके पूरा शरीर में मिट्टी मल रहा था। उसके बाद चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। चंपिया बिरजू का बहन थी। वो उसके बारे में बोलते हैं बिरजू की माँ कि उसके सर भी चुड़ैल मंडरा रही है। बिरजू भी मार खाया है, अब बोलता है चंपिया के भी सर चुड़ैल मंडरा रही है। आधा आंगन धूप रहती जो गई साहूबाइन की दुकान पर छोवा गुड़ लाने,
सो अभी तक नहीं लौटी। बोलते हैं आंगन में आधा धूप था, तभी वो सहुआइन की दुकान गया छोवा गुड़ लाने के लिए, और अभी तक वो नहीं लौटा। दिया बाती का बेला हो गया। बोलता है दिया बाती का, सांझ बाती का बेला हो गया, आज आए लौट के जरा। बोलता है आज वो लौट के थोड़ा आए। बागर बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी। एक बकरे भी रहता है जिसके देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फांद रहा था। बागड़ के शरीर में कुकुर माछी लग रहा था, इसलिए वो रह रह करके कूद फांद रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना निकाल चुकी थी, ढूंढ कर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। अब इसके ऊपर भी गुस्सा निकाल रही है। कौन? बिरजू की माँ। बोलता है पीछे जो पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ जो था उसको इस बागड़ के सिवा और कौन खाया होगा। बागड़ को मारने के लिए एक छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ फिर की पुकार सुनाई पड़ी कि क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी। कि ये पड़ोसिन है जो था मखनी फुआ, जो शुरुआत में भी लाइन बोला था क्यों बिरजू की माँ नहीं नाच देखने नहीं जाएगी क्या, वो यही मखनी फुआ बोली थी। फिर से वो आवाज़ आया कि क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या। बिरजू की माँ बोलती है कि आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब न फुआ। फुआ को थोड़ा ऐंठ कर जवाब देती है कि जिसके आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तभी न फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ के देह में धंस गया। ऐंठ करके जो जवाब दिया वो फुआ के देह में धंस गया। बहुत ही फुआ को खराब लगा। बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारा बागड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही है। आहा हाय रे आहा। बोलते हैं एक ढेला बागड़ की तरफ फेंक दिया, और क्योंकि कुकुर माछी उसको परेशान कर रही थी। फिर बोलते हैं आहा हाय रे आय हाय। बिरजू ने लेटे लेटे बागड़ को एक डंटा लगा दिया। वहीं बिरजू लेट रहा था। लेटते लेटते उन्होंने बागड़ को क्या किया, एक डंटा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंटा से बिरजू का भूत उतार दे, भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बिरजू की माँ को फिर मन आया कि बिरजू को फिर उसी डंटा से जाके उसका भूत उतार दे, लेकिन फिर बोलता है कि नीम के पास खड़ी पनभरनियाँ, शाम के बेला में पहले के समय में सभी लोग पानी भरने के लिए एक ही साथ जाते थे, पनभरनी सब, तो वही सब खिलखिला रही थी। बोली, और वो बोलती है ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ चुट्टा बना दिया है तुझे। बिरजू को कहता है कि तू बांगड़ को मारा है, तेरा बप्पा ने तुमको बहुत हाथ छुट्टा बना दिया है, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर। ठहर, बोलता है तुम्हारा बहुत हाथ चलता है लोगों पर, रुको। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभरनियों से बिरजू की माँ की भक्ति हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जो पनभरनियाँ सब थी उनसे बिरजू की माँ की बात बता रही थी कि मैं बिरजू की माँ को बोला क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या, तो बिरजू की माँ मुझे जवाब देती है कि फुआ आगे नाथ और पीछे पगैया ना रहे तब न। यहाँ फुआ के पास कुछ भी नहीं है, वो अकेले ही है और अकेले ही रहती है, और ये बात उसको अच्छा नहीं लगा, और यही बात पनभरनियों के साथ बातचीत कर रहा था कि बिरजू की माँ ऐसा जवाब दिया। बोलता जरा देखो इस बिरजू की माँ को 4 मन पाट यानी जूट का पैसा क्या हुआ। बोलता देखो बिरजू की माँ के पास 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो, इंसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले ही गांव के गली में बोलती फिरी थी। बोलती बिरजू की माँ खुद अपने से 8 दिन पहले गांव में गली में बोलती फिरी है,
हाँ, इस बार बिरजू की पप्पा कहा है कि बैलगाड़ी पर बैठा करके बलरामपुर का नाच दिखाने लाऊंगा। बोलते हैं कि देखो तो वो बिरजू की माँ अपने से सब जगह जाके गली गली में बोली है कि इस बार बिरजू की पप्पा हमको कहाँ बलरामपुर का नाच दिखाने के लिए बैलगाड़ी से लेकर जाएगा। बैल अब अपने घर पर है तो 1000 गाड़ियाँ मांगनी मिल जाएगी। बोलती है कि हमारे यहाँ बैल तो है ही, बैलगाड़ी कहीं से मांग के ले आएगा और फिर हम लोग अच्छे से नाच देखने के लिए जाएंगे। सो मैंने अभी टोक दिया। फुआ बोलता है मैंने उसी बात को अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ऑन पौन कर तैयार हो रही है। बोलती जो भी नाच देखने के लिए जाएगी सभी तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रही है। मेरे मुंह में आग लगे। फुआ बोलता है मेरे मुंह में आग लगे जो मैं क्यों टोकने गई, सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। बोलता है सुनती हो बिरजू की माँ ने क्या जवाब दिया कि मखनी फुआ ने अपनी जीभ पोपले मुंह के होठों से एक और मोड़ती हुई ऐंठती हुई निकाल कर, अरे हाँ बिरजू की मैया, आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना आ जाए। बोलते वाह। बिरजू की माँ बोलती है कि आगे नाथ और पीछे पर थोड़ा ऐंठ करके बोलता है कि ऐसा हमको उन्होंने जवाब दिया। तभी जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती है। एक जंगी की पतोहू रहती है पड़ोस में जो कि बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर ही कहती है फुआ सर्वे शीतल मिट्टी, यानी कि सर्वे सेटलमेंट, गांव में सर्वे होता है। तो कहता है उसी समय हाकिम के बासा पर यदि तू भी भेंट चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फुआ तुम भी जब सर्वे हो रहा था उस समय हाकिम को भेंट चढ़ाती तो तुम्हारे लिए भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता, तुमको ज़मीन मिल जाता। फिर तुम्हारे भी आज 10 मन सोना बाग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदती, फिर आगे नाथ और पीछे पगैया, सैकड़ों पगैया झूलती। बोलता है फिर अगर इसी तरह बिरजू के पापा ने सर्वे में ही हाकिम को भेंट किया और न जाने दिमाग लगा करके कुछ ज़मीन प्राप्त किया था और उसी में उन्होंने जूट उगाया था और अब उसके पास पैसा भी है। बोलता है बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतों के गला खोलकर बोली गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई। जो जंगी की पतोहू बोला उसके साफ साफ आवाज़ बिरजू की माँ के कानों तक पहुँच गया। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोल कर निकाला। बिरजू की माँ फिर एक तीखा जवाब खोल करके निकाला, लेकिन मन महसूस करके रह गई। लेकिन फिर नहीं बोली, मन महसूस करके रह गई। बोली गोबर की ढेर में कौन ढेला फेंके। बोलता है गोबर की ढेर में कौन ढेला फेंके। बिरजू जीभ के छाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज़ दी, अरे चंपिया या आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। फिर बोलते हैं चंपिया पर गुस्सा कर रही है कि आज आओ तुम्हारा मूड़ी मरोड़ करके चूल्हे में मैं झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जा रही है, दिन दिन वो बेचाल होती जा रही है। गांव में अब तो ठेठर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पुतो सब आने लगी है। अब जंगी की पुतों को लपेट रहा है कि गांव में अब ठेठर बैस्कोप का गीत गाने वाली जंगी की पुतों गीत गाती है, उसके बारे में बोल रहे कि वो सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही हो हरजाई। अरे चंपिया या एक गाली देती है और बोलती पता नहीं कोई बाजे की मुरलिया सीख रही हो। जंगी की पतों ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े संभाल कर और मटक कर बोली। उसको भी बिरजू की माँ की आवाज़ सुनाई दे दिया और बोला चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। बोला चल दीदिया चल सब, इस मोहल्ले में कौन बसती है? लाल पान की बेगम बसती है। जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती की तरह भक भक करके जलती रहती है। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर ना जाने क्यों सभी खिलखिला कर हंस पड़े। फुआ की टूटी हुई दांत पंक्तियों के बीच एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। उधर जंगी की पुतों ने उस तरह से बोला कि लाल पान की बेगम इस गांव में बसती है और फुआ
एक गाली देती है शैतान की नानी। बिरजू की माँ आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली की बत्ती जब बात सुना तो ऐसा लगा कि बिरजू की माँ के आंखों के ऊपर किसी ने टॉर्च की बत्ती जला दी। और 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरत ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। बोलते 3 साल पहले ज़मीन सर्वे में जो हमने लिया था उसी समय से जो जलने वाली औरत है उन्होंने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया के आंगन में रात भर बिजली की बत्ती भुकभुकाती थी। बोलते इन लोगों ने इस बात को गढ़ा था कि चंपिया की माँ के आंगन में यानी बिरजू की माँ के आंगन में बिजली की बत्ती भकभकाती थी। चंपिया के माँ के आंगन में नाल वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह। फिर बोलते जलो जलो और जलो। बिरजू की माँ बोलती है जलो जलो और तुम लोग जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसी पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाए। बोलते हैं पाट यानी कि जूट को देख करके चांदी जैसा जो जूट था मतलब बहुत अच्छा जूट का उपज हुआ था। और खलिहान मतलब जो खलिहान होता है वहाँ पे सोनाली धान बहुत अच्छा धान को देख करके सभी बैंगन का भुर्ता हो जाएंगे। मिट्टी के बर्तन को टपकते हुए छोवा गुड़ की उंगली से चाटती हुई चंपिया आई और माँ से तमाचे खाकर चीख पड़ी। उधर चंपिया कैसे आई? छोवा गुड़ लाने गया था तो उसको चाटते हुए थोड़ा थोड़ा आ रहा था। जैसे ही बिरजू की माँ देखा उसको दिया तमाचा जड़ और फिर मुझे क्यों मारती है हैं वो रोने लगी और मम्मी को बोलती है मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। फिर रोने लगी हैं बोलती है मुझे क्यों मारती हो? सहुआइन जल्दी से सौदा ही नहीं दे रही थी तो हम क्या करते? सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी एक सहुआइन की ही दुकान पर मोती झरता है जो जड़ गाड़ करके बैठी हुई थी। बोली कि एक ही दुकान सहुआइन का ही दुकान है जो वहीं पे तुम खड़ी थी, दूसरा दुकान से ले लेती। बोल गले पर लात देकर गला तोड़ दूं हरजाई। फिर एक गाली देता और बोलता है गले पर लात देकर के तोड़ दूं। फिर कभी बाजे ना मुरलिया गाते सुना चाल सीखने जाती है। बाजे की मुरलिया सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। किससे? ट्यूशन की छोकरियों से। आज हम लोग इस कहानी को यहीं तक रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।